ईडी हिरासत से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक और निर्देश। भाजपा ने कहा, हिरासत से आदेश देना असंवैधानिक। उपराज्यपाल से की शिकायत। गिरफ्तारी पर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने। बीआरएस नेता के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत। ईडी हिरासत आज हो रही थी खत्म। कविता पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का है आरोप। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट करके घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। कंगना रनौत ने कहा, भद्दी टिप्पणी से हुआ दुख। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग से की कार्रवाई की मांग। भाजपा ने बताया, नारी शक्ति का घोर अपमान। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की छठी सूची। राजस्थान के लिए 2 और मणिपुर के लिए 1 उम्मीदवार का नाम घोषित। गुजरात, हिमाचल सहित विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का भी ऐलान। सिक्किम विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी सूची। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी। गढ़वाल से भाजपा उम्मीदवार अनिल बलूनी ने किया नामांकन। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ और डीएमके सांसद कनिमोड़ी थूथुकुड़ी से भरा पर्चा। और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने की घोषणा। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जो काम किए वे किसी से नहीं छिपे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से सरकार को एक और निर्देश जारी किया है। ये निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर सीएम केजरीवाल के इस निर्देश के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को ईडी हिरासत में दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। और वही केजरीवाल का ईडी की हिरासत में रहते हुए निर्देश जारी करने पर अब सियासत गर्मा गई है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल और ईडी से दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत की है, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से एक अवैध ऑर्डर दिखाया और ये कहा कि मुख्यमंत्री ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया। उन्होंने इसे पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक और दिल्ली के सीएम के ऑफिस का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि ये एक आपराधिक साजिश है। ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते। मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ये ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए। फिलहाल आपको सीधे लिए चल रहे हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर, जहां संदीप दीक्षित इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। पर हाय हाय कर रहा है तो छोटा किसान 1 एकड़ का, 1.5 एकड़ का, 2 एकड़ का, जिसको हम सीमांत छोटा किसान कहते हैं, उसकी क्या हालत होगी वो आप खुद अपने ऊपर समझ सकते हैं। जहां 42% के करीब था वो 46-48% पहुंचा। जहां हमारे 30 या 35 करोड़ आदमी काम किया करते थे, आप समझ लीजिए उत्पादकता उतनी ही, आमदनी उतनी ही, विकास उतना ही और 6-7 करोड़ नए लोग आ गए उतनी ही आमदनी में घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो क्या बद से बदतर हालत हुई होगी उस पूरे क्षेत्र की, वो आप अपने आप समझ सकते हैं। और इसी से
और जब 5-6 करोड़ आदमी शहर से हटकर वापस कृषि क्षेत्र में जाता है तो सामान्यतः वहां जो खेतीहर मजदूर था, जिसके पास आधा 1 एकड़ था, जो थोड़ी अपनी खेती कर लेता था, बाकी मजदूरी करता है या पूरी तरह मजदूरी करता था, उस पर भी भार पड़ा होगा। और उसका आप सब जानते हैं कि जब ज्यादा लेबर किसी जगह चला जाता है, लेबर की जरूरत से ज्यादा अगर सप्लाई हो जाती है, तो पहला उसका असर होता है आमदनियों पर, कितना उसको रोजगार मिलेगा डेली का। और इसीलिए अगर आप देखिएगा, जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी मनमोहन सिंह जी सरकार में, कि जो रियल वेजेस कहे जाते, सही में जो प्रतिदिन की आमदनी हुआ करती थी, रियल वेजेस जो कहे जाते थे, वो करीबन 4.5% की दर से पूरे 10 साल बढ़े। और खासकर आखिरी के यूपीए 2 में तो 6-6.5% हर साल की रेट से वो बढ़े। और ये रेट मोदी सरकार के 8-9 साल में गिरकर 0.8 रह गया, यानी समझ लीजिए बिल्कुल ही नगण्य सा। और मैं एक नंबर आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं जो और अच्छी तरीके से इस आंकड़ों को आपके सामने रखेगा। 1917 में जब ये दर बिल्कुल नीचे आकर उसके बाद एक तरीके से जीरो की तरफ पहुंचा, तो ये माने जाता था कि हमारे रियल वेजेस जो है कृषि में वो 19,450 रुपया महीना है। और आज इतने सालों की विकसित भारत, आत्मनिर्भर विकसित भारत की दरों के बाद वो पहुंच गया है केवल 20,39 तक, यानी 8-9 साल में मुश्किल से शायद आधा 1% ओवरऑल बढ़ा है। और अगर तो आप प्रेस वार्ता देख रहे थे कांग्रेस मुख्यालय से, जहां इस वक्त संदीप दीक्षित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आमदनी के मोर्चे पर भाजपा पर हमलावर दिख रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको खबर दिखा रहे थे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग ईमानदारी और नैतिकता की बात करते थे, वो आज जेल से सरकार चला रहे हैं। नई राजनीति का नया किरदार है कि कट्टर ईमानदार कारागार से आदेश पारित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें क्या इथिकल है, इससे ज्यादा गंभीर इसमें पॉलिटिकल इशू है। ये देश की जनता के सामने एक बात बहुत साफ करता है कि जो लोग आके दावा करते हैं ना कि हम आएंगे और नई राजनीति लाएंगे, नया सवेरा लाएंगे, उनकी असलियत क्या होती है वो दिख गया। तो जो कुछ केजरीवाल जी कर रहे हैं, इसका जो तकनीकी पक्ष है, जो लीगल पक्ष है, उस पर तकनीकी और लीगल एजेंसीज काम कर रही हैं, पर यह एक संदेश देता है पूरे देश को कि अब प्रयोग धर्मी राजनीति का प्रयोग करने का अवसर भारत की जनता के पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को लूटा है, उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं, भाजपा प्रदर्शन कर रही है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? दिल्ली की पूरी जनता चाह रही है, दिल्ली के नागरिक चाह रहे हैं, दिल्ली को जिस प्रकार से लूट लिया अरविंद केजरीवाल ने, अब उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एक तो लूटा, ऊपर से दिल्ली को पानी के बिना साफ, सीवर के बिना, अस्पताल में दवाइयों के बिना दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आज 9 साल बाद उनको याद आ रहा है कि हाँ, पानी नहीं दे पाए, सीवर नहीं दे पाए, आज कह रहा है बिजली दवाई नहीं दे पाए। तो ऐसे भ्रष्टाचारी को यथाशीघ्र उसका इस्तीफा हो, नहीं तो उसको बर्खास्त किया जाए। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी तक इस्तीफा नहीं आया, रिमांड पर भी है। ये संवैधानिक संकट ला रहे हैं वो, और दिल्ली की जनता को आह्वान किया गया है आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और आप देखिए कैसे लोग सड़कों पे आए हैं। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ऐसा दिल्ली की जनता चाहती है। केजरीवाल ने जो कहते थे कि चाहे उनके ऊपर चाहे मनीष सिसोदिया कोई भी आरोप लगेगा तो पहले त्यागपत्र लेंगे, और अब ठीक उल्टा कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता से चिपके हुए हैं, सत्ता के लोभी हैं, इतना भ्रष्टाचार कर दिया कि जिस गली में जाइए सब लोग रो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता का दबाव इस भ्रष्टाचारी का दिमाग खोलेगा। धन्यवाद मनोज तिवारी। उनका कहना है कि पूरा विश्वास है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना ही पड़ेगा,
और उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ईडी पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है और भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल जेल। कैमरामैन उत्तम के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने को लेकर कहा कि जो पार्टी ईमानदार होने का दम भरती थी, उसकी पूरी सच्चाई जनता के सामने आ गई है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को पद से इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब 9 समन्स का निरादर कर विवश कर दिया जांच एजेंसियों को अपने यहाँ आकर उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाने में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स ले लिए और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करा गया, तब उनकी ये सारी की सारी मोरालिटी कहाँ थी? आज वो जेल से चलाना चाहते हैं सरकार, उससे दिल्ली की जनता का कितना ज्यादा अहित होगा। उनको किसी नैतिक ग्राउंड पे क्या इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और दिल्ली भाजपा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया हुआ है। तो इस तरह से इस मुद्दे पर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को महारैली होगी और इस महारैली में इंडी गठबंधन के प्रमुख नेता शामिल होंगे। हमारा जो अगला टारगेट है वो 31 मार्च रामलीला मैदान की इंडिया गठबंधन की महारैली, जिसमें पूरे देश से इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लीडर्स उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली के लोग लाखों की तादाद में रामलीला मैदान 31 तारीख को 10 बजे पहुंचेंगे। उसकी तैयारी के लिए आज से हमने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। अगले 31 तक हम लोगों के बीच में जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है और ईडी ने के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया। कोर्ट ने के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से कहा था कि अब उसे और रिमांड की जरूरत नहीं है और ईडी ने के कविता को न्यायिक हिरासत में भेजने की अर्जी दी थी। के कविता की अंतरिम जमानत पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। के कविता के वकील ने कहा कि उनके बेटे की परीक्षा आज से शुरू हो रही है, वो भी नाबालिग है। इस आधार पर अंतरिम जमानत पर कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए, भले ही नियमित जमानत पर बाद में सुनवाई करे। ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा थी, जिसने 2021-22 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। बीआरएस की विधान परिषद सदस्य 46 वर्षीय के कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई आम आदमी पार्टी के नेता भी इसी मामले में जेल में हैं। भाजपा नेता और अभिनेत्री कंगना रनौत पर की गई सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी से उपजा सियासी बवाल थम नहीं रहा। सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी पर कंगना रनौत ने कहा है कि एक अभिनेत्री और महिला होने के नाते या फिर तमाम महिलाएं जिनका कोई भी पेशा हो, वे सभी महिला सम्मान की पात्र हैं। किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है। कंगना रनौत ने कहा है कि सुप्रिया श्रीनेत ने पूरे मंडी क्षेत्र की भावनाएं आहत की हैं। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है।
जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। और मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि आयोग ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। पार्टी और नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को भी लिखा है। साथ ही रेखा शर्मा ने उम्मीद जताई कि सोनिया गांधी भी इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता के रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज कर सकती है। भाजपा ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के भारत माता की जय नारे को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री का ये विचित्र बयान विभाजनकारी मानसिकता को दिखाता है। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन ने सीए के ऊपर बोलते बोलते एक बहुत विचित्र बयान दिया। यह बयान जितना विचित्र है उतना ही स्पष्ट इसकी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे पहले दो मुसलमानों ने लगाए थे, इसलिए क्या इस नारे को त्याग देंगे? पहली विभाजनकारी मानसिकता यही है कि ये भारत माता की जय और जय हिंद के नारे एक भारतीय ने लगाए, ये नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, उन्हें यह भी नहीं पता है कि जिसका उल्लेख वो कर रहे थे वो दीवान अजीमुल्ला खां, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दीवान थे, उस पेशवाई साम्राज्य के जिसे भारत के इतिहास में हिंदू पद पातशाही कहा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने एमके स्टालिन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त तमिलनाडु में भी पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, क्योंकि स्टालिन पीएम मोदी की लोकप्रियता से डरे हुए हैं, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। एमके स्टालिन साहब ये कहते हैं कि तमिलनाडु के लोगों को उनके लिए वोट करना चाहिए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनके मन में, अब तो मैं ये भी कहूंगा, सिर्फ अवमानना नहीं है, असुरक्षा का भाव आ गया है। I want to make it very clear that now the statement of Sri M.K. Stalin, who is trying to portray that Sri Narendra Modi ji is not working to the interest of Tamil Nadu people, is derived not only from the motive of having disrespect towards Prime Minister, but rather than it signifies a sense of insecurity in him. Because at present, Prime Minister Shri Narendra Modi is the most popular leader even in Tamil Nadu. और अब बात 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने छठी सूची जारी कर दी है। इसमें 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। सूची में राजस्थान के लिए 2 और मणिपुर के लिए 1 उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया है। राजस्थान की करौली धौलपुर लोकसभा सीट से इंदु देवी जाटव और दौसा से कन्हैया लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा इनर मणिपुर लोकसभा सीट से थौना ओजम बसंत कुमार सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है।
और साथ ही भाजपा ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में आगामी उपचुनावों के लिए भी उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें गुजरात में 5, हिमाचल प्रदेश के लिए 6, कर्नाटक के लिए 1 और पश्चिम बंगाल के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। हिमाचल में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सभी 6 विधायकों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, सुजानपुर से राजेंद्र राणा, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ से देवेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। वहीं गुजरात में पोरबंदर से अर्जुन भाई मोडवाडिया को टिकट मिला है। मोडवाडिया कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं बीजापुर से चतुर सिंह जामजी चावड़ा, मनावदर से अरविंद भाई जिनाभा लड़ानी, खंभात से चिराग कुमार अरविंद भाई पटेल और वाघोड़िया से धर्मेंद्र सिंह रानूभा वाघेला को टिकट दिया है। इसके अलावा कर्नाटक के शोरापुर नरसिंह नायक को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के भगवान गोला से भास्कर सरकार और बारानगर से सजल घोष को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें डीडी न्यूज। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और चुनाव से जुड़ी खबरों को ही आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब के चुनावी मैदान में बीजेपी अकेले उतरेगी। इस बात की जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने दी और कहा कि बीजेपी पंजाब में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। सुनील जाखड़ ने कहा कि लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है। जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जो काम किए हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। पहले पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी। इस बार आपको भाजपा के प्रेस वार्ता के लिए चलते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए जो भाजपा प्रत्याशियों का दल गया था उसके बाद वे प्रेस को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री शोभा जी के कुछ वक्तव्य पर कुछ एक्शन हुई और उसी प्रकार का वक्तव्य तमिलनाडु के मंत्री ने करने पर वहां कोई एक्शन नहीं। ऐसे डिस्क्रिपेंसी, इसका कारण क्या है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, पंजाब है, बंगाल है, ऐसे कुछ राज्यों में वहां के चुनाव अधिकारियों की भूमिका कई बार अलग नजर आ रही है। तो वो बातें आज हमने चुनाव आयोग के सामने लाई। चुनाव तो अभी शुरू हो रहा है, पहले चरण के फॉर्म्स तो अभी आज लोगों ने भरना पूरा कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार कुछ नेताओं के वक्तव्य आ रहे हैं, जैसे संजय राउत जी ने महाराष्ट्र में कहा कि मोदी जी गुजरात से आते हैं, औरंगजेब भी वहीं के थे और औरंगजेब जिस प्रकार दबा रहे थे वगैरह वगैरह, जो कुछ वक्तव्य कहा, ऐसे कई प्रदेशों से वक्तव्य आना शुरू हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग का हमने कहा कि इसको आप सही समय पर इन वक्तव्यों के प्रति एक कड़ी भूमिका लेना जरूरी है और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसमें ध्यान देंगे। धन्यवाद। गन्ना को लेकर कोई शिकायत की है चुनाव? विनोद जी
सुन रहे थे इस वक्त भाजपा का प्रतिनिधिमंडल जो चुनाव आयोग से मिला, तो विनोद तावड़े इस वक्त उस तमाम बातों को सामने रख रहे थे कि विभिन्न राज्यों में उन्होंने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों के नाम लिए, महाराष्ट्र का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में नेता जो बदजुबानी करते हैं, जो गलत बातें सामने रखते हैं, और उन्होंने कुछ उदाहरण भी सामने रखे जिसको लेकर चुनाव आयोग को कहा गया है कि वे इसको लेकर कड़ा कदम उठाएं ताकि नेताओं की बदजुबानी पर लगाम कसी जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी के समर्थन में पहुंचे। और उत्तराखंड के टिहरी लोकसभा सीट से आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व आयोजित रोड शो में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मोदी जी का प्यार जो आज खिल रहा है, हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा करके बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा, हम लोग को पूरा विश्वास है। और सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो यहाँ आए हैं, और भगवान बद्री विशाल का सभी हमारे लोग का प्यार और आशीर्वाद मिले, यही मेरा कहना है। और अब खबर पाकिस्तान से, जहां के खैबर पख्तूनख्वा के शांगला के बेशम शहर में वाहन में हुए आत्मघाती हमले के बाद 5 चीनी नागरिकों सहित कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। मलकंद के पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि जो चीनी नागरिक हमले का शिकार हुए हैं वे इंजीनियर्स थे। जब ये लोग इस्लामाबाद से दासू शिविर जा रहे थे तब इनके वाहन पर हमला किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।